और दहशतगर्दाना इक़दाम था। और अमेरिकन लीडरशिप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बुश से लेके आज तक देख लें, जब तक अफ़गानिस्तान का 9/11 का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने करवाया था, जो मुसैद और सीआईए ने किया था, उसके बाद ये आए थे और आके उन्होंने अफ़गानिस्तान पे बूट्स ऑन ग्राउंड इनका ऑब्जेक्टिव था। तो ये तो वो तमाम जो ओबामा ने जिस तरह पाकिस्तान के जो है वो अंदर जिस तरह ड्रोन अटैक्स की इंटेंसिटी बढ़ाई, तो ये तो है ही, दे बिलीव ऑन टेररिज्म, दे ब्रीड टेररिज्म, दे इनकलकेट टेररिज्म। जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं उनके, वियतनाम में इन्होंने क्या किया, दहशतगर्दी की, इन्होंने अपना हिरोशिमा नागासाकी पे दहशतगर्दी की। तो ये तो इनसे उम्मीद थी। और जो ट्रंप का कॉन्डक्ट आप देख रहे हैं, इतने बड़े मुल्क का एक प्रेसिडेंट, और उसका जो कॉन्डक्ट आप देख रहे हैं, तो पहले उसने ईरान को वो नेगोशिएशन के बहाने धोखा दिया, उस लॉलीपॉप पे बिल्कुल। लगाया, फिर उसके बाद से परसों कहा कि मैं 2 हफ्ते लूँगा। तो उसका झूठ जो है, मतलब इतना बड़ा लायर जो है ना, आई कांट थिंक कि ये इतना लायर आदमी होगा। ही विल बी सो हिपोक्रेट कि इसके अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं होगी कि ये सामने आके सच्चाई से लोगों को चीजें बता सके। इसीलिए अमेरिका में जो अभी मूवमेंट चली है ना, उन्होंने टैगलाइन बनाई हुई है, वी कांट एक्सेप्ट अ किंग, दिस मैन इज वर्स देन अ किंग इवन। ये जियोनिस्ट है, जियोनिज्म के ऊपर बिलीव करता है। इसके और इसके सन इन लॉ के, कुशनर के और नेतन्याहू के जाती ताल्लुकात हैं। इसने मजहब को, इसको क्रिश्चियनिटी और जियोनिज्म को, जो नियोकॉन क्रिश्चियन है और जियोनिज्म की जो फिलॉसफी है, इसको इसने डाल दिया पॉलिटिक्स में। और नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की तरह ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दाना इक़दाम के जरिए अपनी पॉलिसी को जिस तरह कर रहा है, वो आप देख रहे हैं। अब बात होगी रशिया की। रशिया तो देखिए ना, एक जंग में इन्वॉल्व है जो यूक्रेन के खिलाफ है, और इसी ट्रंप ने आके क्या कहा था कि मैं तो दूसरे दिन जंग बंद करा दूंगा जी, अभी मैं टेक ओवर नहीं करूंगा तो जंग बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल। इसके तो करेक्टर की फॉल आउट आप देख लें ना, डुप्लीकेशन देख लें, हिपोक्रेसी देख लें। दिस मैन इज द बिगेस्ट हिपोक्रेट कि ये जो जो कहता है उसके अपोजिट काम करता है। अब क्या रूस की और यूक्रेन की जंग बंद हो गई? प्यूटन ने क्या कहा? प्यूटन ने कहा कि जी कुछ लोग ऐसे हैं जो वो ब्लैक सूट में ब्रीफ केसेस लेके आ जाते हैं और वो जंग शुरू कराते हैं, और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जाएगा भी जंग रोकना तो वो रोक नहीं सकता। अभी रूस तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है भाई एक जंग के अंदर। रूस ने ये कहा तो है कि हम ईरान के, उसकी जो उनकी लास्ट स्टेटमेंट थी ये थी कि जी ईरान जो है वो अभी तक अपनी जंग लड़ रहा है, उसने हमसे कोई मदद नहीं मांगी है। अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, तो क्या रूस उनकी फिजिकल तरीके से कोई मदद करता है या नहीं करता, ये तो आने वाले दिनों में क्लियर होगा। लेकिन रूस एक ऐसा मुल्क है जिसने पाकिस्तान के साथ जब जंग हुई थी, इंडिया पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी 65 में, तो उसने, और 71 में, तो उसने प्लेन लोड्स ऑफ एमुनिशन उठाया था, क्योंकि उनकी एक डील चल रही थी, न्यूक्लियर अपना डिफेंस डील, और उसने इंडिया की मदद की थी। तो रूस एक ऐसा मुल्क है जिस वक्त अगर उसके ऊपर जो कदगन आ रही है, और जिस तरह अमेरिकन उसको देख रहे हैं, और जिस तरह यहूदियत जो है और जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है जो दहशतगर्दी पे बिलीव करती है, जो नेतन्याहू जैसा जो एक ज़ियोनिस्ट है जो लोगों का खून पी के खुश होता है, अगर आज रूस उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता तो कल इन्होंने मिलकर रूस के ऊपर, यूक्रेन वाला नहीं कोई और हमला कर देना है। दूसरी बात है अब चाइना की, तो बात यह है कि जिस वक्त तक ईरान ने तो अपनी पॉलिसी को क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, अब हम, और वाकई अपना ट्रंप ने उसको एक बेसिस प्रोवाइड कर दिया ईरान को, उसको एक उन्होंने प्रियम्बल दे दिया है, एक प्रिटेक्स्ट दे दिया है, जिसके जरिए ईरान अब जो अमेरिकन फैसिलिटीज हैं, क्या वो इराक में है, क्या वो सीरिया में है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सीरिया से लेके ऑल अराउंड ईरान कोई 50,000 ट्रुप्स हैं जो डिफरेंट जगहों पे अमेरिकन के डिप्लॉयड। खालिद साहब, बात हो रही है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूस जाएंगे, क्या मदद मांगेंगे उनसे, और अगर मांगेंगे तो किस हद तक रशिया इनकी मदद कर सकता है? देखिए तशाम, मेरी नज़र में जो मैंने पिछला स्टडी किया है, जो चाइना और रशिया ने ईरान की जो पिछले सालों में मदद की है, वो वेल गार्डेड दी है और अमेरिकन रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक दी है। ये नहीं है बिल्कुल ऐसे ही। मैं छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC कोई क्रिकेट के रूल बनाती है T20 या वर्ल्ड कप के, तो वो वही फॉलो होते हैं। मैच लोग अपना अपना खेलते हैं, रूल वही फॉलो करते हैं। रशिया और चाइना ने भी यही रूल फॉलो किए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ।
S-400 मिसाइल जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो हमने हिंदुस्तान का नॉकआउट किया था अल्हम्दुलिल्लाह 10 तारीख को, वो 2 साल से रशिया की को पेमेंट हो चुकी है। वो S-400 ईरान के पास आ चुके हैं, लेकिन जो रशिया की शराइत थी वो ये थी कि हमारे ही ऑपरेटर होंगे और हमारे ही डिफेंस के कंट्रोलर्स होंगे इसको मिसाइल को चलाने के लिए, यानी ट्रेनिंग आपके लोगों को नहीं देनी। वो ट्रेनिंग नहीं मिली आज तक, मिसाइल इनके पास है लेकिन किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि कोई भी ट्रेड करेगा या बिजनेस करेगा इसके साथ तो हम उसके साथ बंद कर देंगे। चाइना का एग्जांपल मैं दे देता हूँ। चाइना एक वाहिद शायद मुल्कों में से है, जो बड़े मुल्कों में से है, जो उससे ऑयल ले रहा है और ऑयल 20% डिस्काउंट पे ले रहा है। आपके सामने ही है ये सारा। तो सब हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से करता है और वेल विद इन बाउंड्री ही खेलते रहते हैं ये। और आपने नोट किया होगा कि ये उस तरह सपोर्ट नहीं करेंगे। अब करनी चाहिए, जैसे ब्रिगेडियर जनफर कह रहे थे कि अगर आपने साइलेंट स्पेक्टेटर बने रहना है तो दुनिया तो पहले ही जंगल का कानून बनी हुई है। एक तरफ इतनी बड़ी सुपर पावर है जो उनके लीडर एक दिन कहते हैं कि मुझे अमन का अवार्ड मिलना चाहिए नोबेल, और अगले दिन कहते हैं कि मैंने B-2 बॉम्बर भिजवा दिए हैं। और आई एम श्योर वो डिगो गार्सिया से आए होंगे, हमारे समुद्रों से साउथ से गुजर के ईरान गए होंगे। डिगो गार्सिया बाय द वे 1800 किलोमीटर साउथ ऑफ इंडिया है, जो सदर्न टिप है। वहाँ एक छोटा सा जजीरा है। मैं आपके व्यूअर्स को बताता चलूंगी B-2 कर क्या रहा है। B-2 ये कर रहा है कि वहां से ये उड़ता है, तकरीबन सिर्फ 19 जहाज है सिर्फ तकरीबन अमेरिका के पास। ये स्टेल्थ है, मॉडर्न जहाज है, 97 में बनाया गया था और वहां से उड़कर ये 40,000 पाउंड के करीब टनेज गिरा रहा है। और ये एक दिन पहले दुनिया कह रही है कि अमन का अवार्ड होना चाहिए और अमन का ये सफीर होना चाहिए, और खुद भी कह रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए, और अगले दिन वो इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इतना कॉन्ट्रडिक्शन है जो वीडियो भी सही पॉइंट आउट कर रहे थे कि ट्रस्ट का कोई नाम की चीज ही कोई नहीं है कि आप एक दिन क्या कहते हैं और अगले दिन क्या कहते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है। आप एक बहुत सारी चीजें अब खुलती जाएंगी कि कहां तक वो सपोर्ट कर रहा है, और लेट्स सी के जो अनफोल्ड कर रहा है ईरान ग्रेजुअली अपने वेपन्स को अब हिट बैक करने की उसकी सलाहियत है या नहीं है। बिकॉज आपने देखा होगा, और मैं पहले दिन से देख रहा था कि ये अपने ड्रोन जो है वो कंपैरेटिवली लेस जो इकोनॉमिकल है, यानी जो इकोनॉमिकल है जो उनको वो फेंक रहे हैं बहुत ज्यादा। अब सारी दुनिया में वेस्टर्न मीडिया भी पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि ईरान इसके खिलाफ जो ईरान के जो मिसाइल आ रहे हैं, इसराइल के ना सिर्फ लोग पैनिक में हैं, डिस्कनेक्ट है हुकूमत में और लोगों में, और इवन रैशनिंग शुरू हो चुकी है आपके सामने कि इंटरसेप्ट कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। और शायद सबसे बड़ी वजह अमेरिका के कूदने की मुझे लगता है यही है कि ईरान इसराइल के बस में नहीं रहा था। जितने वो हिट बैक कर रहे थे, जिस सिवियरिटी के साथ कर रहे थे और जितनी रेजिलियंस दिखा रहे थे, इतनी ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन अपनी करवाने के बावजूद, जिसके अंदर फेवरेबल एयर सिचुएशन नहीं है ना, एयर सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द एयर इस वक्त ऑलमोस्ट इजराइल और उसकी बैक फोर्सेस के पास था, ओवरहेड तेहरान खास तौर पर। उसके बावजूद ये इतनी पनिश नहीं कर सके क्योंकि रेजिलिएंट कौम है ये, कौम भी नहीं बल्कि तहजीब है ये। और ये अब नतीजा आपके सामने है कि अमेरिका को कूदना पड़ा, क्योंकि जितना प्रोलॉन्ग हो रहा था इसका आउटकम, उतना ही इजराइल को नुकसान होना था और पब्लिक ओपिनियन इजराइल की हुकूमत के खिलाफ